असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उस पर डालते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पर्यावरणीय संसाधनों को विस्तार से पढ़ा, जिसके अंतर्गत वायु संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन इत्यादि को हमने अच्छी तरीके से समझा और जाना है। आज की यह क्लास व्यावसायिक वर्ग के अनिवार्य विषय सामान्य आधारित के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के द्वितीय अध्याय जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों का दोहन से संबंधित है। आज की क्लास में हम यह जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और जनसंख्या विस्फोट के चलते जो पर्यावरण है उस पर क्या असर पड़ता है, पर्यावरण के जो संसाधन हैं उन पर क्या असर पड़ता है। तो अभी आज की क्लास में हम जनसंख्या विस्फोट, उसके कारण, निवारण पर ही चर्चा करेंगे। शेष को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। खंड क पर्यावरणीय शिक्षा, अध्याय दूसरा जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों का दोहन। तो इसमें सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट जब जन्म दर उच्चतम हो, मतलब जन्म दर में जो वृद्धि है वो तेजी से हो और मृत्यु दर में कमी आए। साथ ही साथ जनसंख्या का जिस अनुपात में विस्तार हो रहा हो, उस अनुपात में उस संख्या को उचित या एक स्तरीय जीविकोपार्जन या जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त अवसर न प्राप्त हो, ऐसी स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। भारत में, हमारे देश में अभी ऐसी ही स्थिति है।
हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पे है। हमसे आगे सिर्फ और सिर्फ चीन है और कुछ ही वर्षों में हम उसे भी पीछे छोड़ देंगे अगर हमने समुचित उपाय प्रभावी ढंग से नहीं किए तो। कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, एक नजर डालते हैं उस पे। वो यह बता रही हैं कि जिस किसी देश में जनसंख्या वृद्धि की दर उच्च हो और उस देश में उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या का उचित रूप से जीवन यापन संभव न हो तो यह अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। जरा इसको और व्यापकता के साथ समझते हैं। तो जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास का प्रभाव मृत्यु दर को कम करता है। मतलब कि जब देश का आर्थिक विकास होता है तो उसका मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ता है और मृत्यु दर कम हो जाती है। तो किसी देश में आर्थिक विकास के कारण जन्म और मृत्यु दरों के परिवर्तनों के संबंधों को जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सॉक्स। तो सॉक्स के अनुसार यह 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें दूसरी और तीसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। क्या होता है इन अवस्थाओं में? तो इन अवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, जिससे शिक्षा, तकनीक एवं मौलिक संरचना, मतलब कि उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होता है। किंतु इनका जन्म दर में कमी पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ता है? मृत्यु दर कम हो जाती है, पर जन्म दर में कमी पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके दूसरी ओर सफाई व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा सुविधा एवं पौष्टिक आहार में वृद्धि के कारण मृत्यु दर तेजी के साथ गिरने लगती है और मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि के कारण देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जनसंख्या विस्फोट स्पष्ट हो चुका है। क्या मतलब है जनसंख्या विस्फोट का? अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या क्या कारण है भाई? तो भारत का जो भूक्षेत्र है ना, वो संपूर्ण विश्व का 2.4% है और एक पुराने आंकड़े के अनुसार इस भूक्षेत्र में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है और इस 16% जनसंख्या को जो विश्व की कुल आय है का केवल 2% ही प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है ना कि हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में पहला कारण है ऊंची जन्म दर। यद्यपि भारत में जन्म दर निरंतर घटती जा रही है, 1911 और 20 मतलब 1920 के मध्य जन्म दर 49.2% प्रति हजार से घटकर 1991 और 2001 में 26.11% प्रति हजार हो गई है। मतलब कि ये घट रही है। फिर भी अन्य देशों की तुलना में यह अभी भी बहुत अधिक है। विश्व के कुछ प्रमुख देशों में जन्म दर इस प्रकार: संयुक्त राज्य अमेरिका में 15% प्रति हजार का आंकड़ा है ये।
फ्रांस में 14%, ऑस्ट्रिया में 11%, हॉलैंड में 13% और जर्मनी में मात्र 9%। एक चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, यह दिखा रहा है कि भारत में जन्म दर तालिका स्टेप बाय स्टेप। 1911 में जन्म दर प्रति हजार 51.3% थी। 1921 में 49.2%, 1931 में 46.4%, 1941 में 45.2%, 1951 में 39.9%, 1961 में 41.7%, 1971 में 41.1%, 1981 में 36%, 1991 में 29.6% और 2001 में 26.1%। तो ये जो जन्म दर तालिका है, ये इसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि जन्म दर में तो कमी आ रही है। अपडेटेड आंकड़ा नहीं है, पुराना आंकड़ा है, लेकिन यह आंकड़ा भी ये बताने में समर्थ है कि भारत की जन्म दर घटी है। अब भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। घटी जरूर है, लेकिन अन्य देशों से तुलना करें और अपने संसाधनों तथा जनसंख्या की को ध्यान में रखते हुए इसकी तुलना अन्य देशों से करें तो अभी भी भारत जनसंख्या विस्फोट की ही स्थिति में है। और इस जनसंख्या विस्फोट, इस जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है, उसमें ऊंची जन्म दर भी एक कारण है। और इस ऊंची जन्म दर के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार है। क्या है वो? तो गर्म जलवायु होने के कारण भारत की, देखिए, जलवायु जो है वो गर्म है, और इस गर्म जलवायु के कारण जो स्त्रियों की प्रजनन शक्ति है वो ज्यादा है। साथ ही साथ पहले जैसे कि जो प्रजनन की स्थिति है, मैच्योर एडल्ट, वो पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में पहले ही हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी जो संतानें हैं वो पहले ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। वो ऐसा होता है गर्म जलवायु के कारण। विवाह की अनिवार्यता, हमारे यहाँ विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अनिवार्य है, विवाह करना ही है। तो विवाह की अनिवार्यता भी ऊंची जन्म दर का एक कारण है। बड़े परिवार को सामाजिक सुरक्षा व समृद्धि का द्योतक माना गया है। हालांकि अब ये ऐसी सोच दरक रही है, अब ऐसी सोच नहीं है या कमी आई है ऐसी सोच में। लेकिन आज से पहले यही माना जाता था कि बड़े परिवार सामाजिक सुरक्षा और समृद्धि की दृष्टि से परफेक्ट होते थे। संतान को ईश्वरीय देन होने की मान्यता, आज भी जो अशिक्षित देशवासी हैं, अशिक्षित लोग हैं, जहां पर अंधविश्वास है, वो यही मानते हैं कि संतान ईश्वर की देन है, जबकि ऐसा नहीं है। धार्मिक दृष्टि से एक पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता है, पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता है, और एक पुत्र प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी पुत्रियों को जन्म दे दिया जाता है, और जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, मनोरंजन के साधनों का अभाव, हालांकि अब यह स्थिति नहीं है। अब हमने इस मुद्दे पर काफी तरक्की की है। इंटरनेट, टेलीविजन जैसे मनोरंजन के साधनों और ज्ञान के संसाधनों का प्रचार प्रसार और पहुंच भारत के ज्यादातर
घरों में हो चुकी है। अधिक संतान को आय का साधन माना जाना। यह माना जाता है कि ज्यादा संतानें होंगी तो वो ज्यादा अर्न करेंगी, जिससे कि ज्यादा मात्रा में पारिवारिक जो आय है उसमें वृद्धि हो पाएगी। अविवेकपूर्ण मातृत्व। अविवेकपूर्ण मातृत्व भी एक प्रमुख कारण है। बच्चे दो ही अच्छे, और इन दो बच्चों के बीच में भी कम से कम 4 से 5 साल का गैप होना चाहिए, किंतु ज्यादातर जो कपल हैं वो इसका पालन नहीं करते, और इसे ही अविवेकपूर्ण मातृत्व कहा जाता है। अब दूसरा है मृत्यु दर में कमी। तो गत 50 वर्षों में देश की मृत्यु दर में निरंतर कमी हुई है। जन्म दर के अधिक और मृत्यु दर के कम होने के कारण भारत 1951 से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। एक चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें भारत की मृत्यु दर को दर्शाया गया है। 1911 में 43.1% थी प्रति हजार। 1921 में 48.6% थी। 1931 में 36.3% थी। 1941 में 31.2% थी। 1951 में 27.4% थी। 1961 में 22.8% थी। 1971 में 18% थी। 1981 में 14.8% थी। 1991 में 9.6% थी, और 2001 में 8.7% थी। ये भी पुराना आंकड़ा है, लेकिन यह पुराना आंकड़ा भी यह बताने में समर्थ है कि भारत की मृत्यु दर में उत्तरोत्तर कितनी कमी आई है। अब मृत्यु दर में कमी के प्रमुख कारणों को हम देखेंगे, तो देखते हैं। अकाल व महामारियों में कमी। पहले क्या था कि अकाल और महामारियां आती थी, जैसे इस समय कोरोना की महामारी है, और वो भी उतनी प्रभावशाली अब तक भारत में नहीं हो पाई है। पर पहले अकाल व महामारी जब आते थे तो बहुत अधिक मात्रा में लोगों की जान चली जाती थी। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों का विस्तार। ऐसा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चिकित्सा व स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं उनमें जबरदस्त विस्तार हुआ है। स्त्री शिक्षा में वृद्धि। स्त्रियों की शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। विवाह की आयु में वृद्धि। अभी विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है। वर्तमान भारत सरकार इस आयु में भी वृद्धि करने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। मनोरंजन के साधनों का विस्तार हुआ है। अंधविश्वास में कमी आई है, और रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। ये कुछ प्रमुख कारण है जिससे कि मृत्यु दर में कमी आई है। अब अशिक्षा एवं अज्ञानता। तो भारत अभी पूर्ण रूपेण साक्षर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 में 65.4 व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें पुरुषों में साक्षरता की दर 63.86% एवं स्त्रियों में 39.42% थी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है 2011, और अब नई सेंसस, नई जनगणना शुरू होने वाली है 2021 में। तो उसके जो आंकड़े आएंगे वो इन आंकड़ों से ज्यादा प्रभावशाली होंगे, और वो इस ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हमें यह बता पाएंगे कि हम साक्षरता के मुद्दे पर, साक्षरता जैसे प्रमुख मुद्दे पर कहां ठहरते हैं। तो अशिक्षा के कारण अंधविश्वास और परिवार के आकार के प्रति उदासीनता जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारक है।
तीसरा है निर्धनता। तो भारत गरीब देश की श्रेणी में आता है। इस गरीबी के कारण अधिकांश भारतीय अपने परिवार में भावी बच्चों को परिवार की आय वृद्धि का साधन समझते हैं, और ऐसा है। शरणार्थियों का आगमन, ये भी एक प्रमुख समस्या है। हालांकि वर्तमान भारत सरकार ने इस पे प्रभावी ढंग से रोक लगाई है। सीएए जैसा कानून ले आया है, जिससे कि इस समस्या पर जब वह कानून लागू हो जाएगा तो प्रभावी रूप से रोक लग पाएगी। तो शरणार्थियों का आगमन 1970 के प्रारंभ में पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आए। इसके अतिरिक्त गत कुछ वर्षों में श्रीलंका, म्यांमार मतलब बर्मा, जहां से कि रोहिंग्या आए हैं हमारे देश में। तो श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से भारत में आकर बस गए और यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। अब आगे जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय, जिसमें पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की दर को तीव्र किया जाए तथा आय के वितरण की विषमताओं को प्रभावी रूप से समाप्त किया जाए। है क्या कि आर्थिक विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो आय का वितरण है वो समान रूप से नहीं है। हर व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है और इस कमी को दूर करना है। ऐसा करने से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि। तो इसमें तो हमने काफी तरक्की की है। देश में विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में मनोरंजन के सस्ते साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिनके माध्यम से इस समस्या को प्रभावी रूप से रेखांकित किया जा सके। जैसे शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन, सार्वजनिक नाटकों का मंचन इत्यादि। इनके माध्यम से इस जनसंख्या विस्फोट की समस्या को प्रभावी रूप से रेखांकित किया जा सकता है। तीसरा, शिक्षा का प्रसार। यह भी एक प्रमुख कारण सिद्ध है, हो रहा है जनसंख्या को नियंत्रित करने में। तो देश में शिक्षा का प्रसार पूरी व्यापकता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक कुप्रथाओं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कुप्रथाओं तथा धार्मिक अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। अविवेकी मातृत्व पर रोक। तो यदि कोई नारी 3 संतानों को जन्म दे चुकी हो, जिनमें से कम एक संतान जीवित हो, तो इससे अधिक संतान उत्पन्न करना अविवेकी मातृत्व कहलाता है। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों शामिल है, ठीक है ना। पर भारत में क्या है कि पुत्रों को महत्व ज्यादा है, पुत्रियों को महत्व कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यदि कोई नारी 3 संतानों को जन्म दे चुकी हो, जिनमें कम से कम एक संतान जीवित हो, या चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, तो इससे अधिक संतान उत्पन्न करना अविवेकी मातृत्व कहलाता है। स्वास्थ्य एवं विकास दोनों ही दृष्टियों से अविवेकी मातृत्व हानिकारक है, अतः इस पर प्रभावशाली रोक लगाई जानी चाहिए। अब परिवार नियोजन, यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जनसंख्या को कम करने का एक प्रभावपूर्ण उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को योजनाबद्ध तरीके से सीमित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चों का जन्म इच्छा से हो, संयोग से नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार से अकाल मृत्यु की संभावना कम हो जाती है, जिससे लोगों का विश्वास परिवार नियोजन के प्रति बढ़ता है। साथ ही साथ इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा, क्योंकि उच्च जीवन स्तर वाले लोग प्रायः छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये आज की मांग है और इसे भारत सरकार को जल्द से जल्द संसद में पेश करके कानून की शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है और प्रभावशाली माध्यम है, जिससे कि हमारा देश जनसंख्या विस्फोट की समस्या से छुटकारा पा पाएगा। और बहुत सारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। जैसे बगल हमारा पड़ोसी जो है चीन, वहां पर
एक ही संतान की मान्यता है, अधिक से अधिक 2 संतान। अगर 2 से ज्यादा हुई तो आपको जेल जाना है, आप बच नहीं पाएंगे। तो कानूनी रूप से वहां एक ही संतान की मान्यता है चीन में। और इसीलिए देखिए, चीन ने अपने जनसंख्या पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण किया हुआ है। हम बहुत जल्द उसको पीछे छोड़ने वाले हैं। तो वर्तमान भारत सरकार का अगर भला करना है, सॉरी सरकार नहीं, भारत का, वर्तमान भारत का अगर भला करना है और हमें विश्व मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का संसद में आना और उसका पारित होना और इस स्थिति की तरफ उठा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। किस स्थिति? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति की तरफ उठा हुआ यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा कदम? जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू होना। अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।